हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियोस में मैंने रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग को डिफाइन किया था और रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड सम अदर एनिमल्स पे भी बात की थी। आज हम बात करेंगे रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स पे। तो आप जान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स का जो मेन रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। उसके अलावा कुछ और रेस्पायरेटरी पार्ट होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं या इंक्लूडेड होते हैं। वो हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नासल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या होती है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आप देखते हैं कि आपकी जो नोज़ है उसके बाहर की ओर जो 2 होल होते हैं उसी को हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। उसके बाद आता है नासल कैविटी। नासल कैविटी जो ह्यूमन बींग्स की नोज़ में जो कैविटी होती है, खाली स्थान होता है, उसको हम नासल कैविटी बोलते हैं। इस नासल कैविटी में कुछ छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं और कुछ वहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन भी होता है। ऐसा क्यों होता है? हेयर क्यों प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन क्यों होता है? क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट से एयर को इनटेक करते हैं तो उसके साथ कुछ अनवांटेड अननेसेसरी पार्ट अंदर की ओर मूव कर जाते हैं, तो वो हेयर के थ्रू, नोज़ हेयर के थ्रू और म्यूकस के थ्रू वहीं पे प्रिवेंट हो जाते हैं और सिर्फ फेयर जो है अंदर की ओर फ्रेश एयर ही अंदर की ओर मूव करती है। उसके बाद आता है अगला पोर्शन इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। अंदर की ओर जो नोज़ के अंदर की ओर के जो नॉस्ट्रिल्स होता है उसको हम इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। फिर अगला पोर्शन है फायरिंग्स। फायरिंग्स से क्या होता है? फायरिंग्स से कॉमन पैसेज होता है जो फूड पाइप और विंड पाइप को जोड़ने का काम करता है। यानी फायरिंग्स के थ्रू ही फायरिंग्स आगे चलकर ही ईसोफेगस और जो है ट्रैकिया में डिवाइड होती है। ट्रैकिया जो होती है उसको हम विंड पाइप बोलते हैं, ईसोफेगस उसको फूड पाइप बोलते हैं। अगला जो है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया ये जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम विंड पाइप बोलते हैं जो कि लंग्स के पार्ट में आता है। फिर ब्रोंकाई, फिर अगला इसका ब्रोंक्यूल्स और फाइनली एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ये बात थी जो है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर इंक्लूड होने वाले पार्ट। अब इसमें इसको हम जो है डिफ़ाइन करते हैं विद फिगर। मैंने यहाँ पे रफली फिगर बनाया हुआ। सपोज़ करिए कि आपकी नोज़ है, माउथ है। फिर हम सपोज़ करिए कि हमने यहाँ से नोज़ के थ्रू जो है एयर को इनटेक किया। एयर जो है फायरिंग्स के थ्रू एपिग्लॉटिस से होता हुआ, लैरिंग्स से होता हुआ ट्रैकिया पे पहुँचता है। फायरिंग्स जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉमन पैसेज होता है। और ये एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस जो होती है ये एक कवर की तरह या एक कह सकते हैं ढक्कन की तरह काम करती है जो कि ट्रैकिया के ऊपर कवर की होती है। क्यों? क्योंकि जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो वो जो है ईसोफेगस में ही जाए, ट्रैकिया में न जाए, इसलिए ट्रैकिया के ऊपर एपिग्लॉटिस की तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ट्रैकिया को कवर किए होती है। फिर आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। आप अपने गले में फील करिए, आप टच करिए, आप देखेंगे कि एक जो है वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एडम एप्पल के नाम से भी जानते हैं। तो लैरिंग्स जो होती है वो पार्ट होता है लंग्स का। फिर अगला है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये विंड पाइप है और फिर ये विंड पाइप जो है इसी से एयर जो है इनटेक होती है या अंदर की ओर जाती है लंग्स में। तो ये बात हो गई ओरली जो है कुछ पार्ट की जो ह्यूमन बींग्स के रेस्पायरेशन में इंक्लूडेड होते हैं। मैंने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है लंग्स का। आप देख सकते हैं कि जो पहला पोर्शन हमने बताया कि वो लैरिंग्स होते हैं। लैरिंग्स के एक और नाम से जानते हैं एडम एप्पल, इसको एक और नाम जानते हैं वॉइस बॉक्स। क्यों वॉइस बॉक्स कहते हैं? क्योंकि यहीं से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अब लैरिंग्स को और ट्रैकिया को जो जोड़ने का काम करता है उसको हम बोलते हैं क्राइकॉइड। ये क्राइकॉइड एक कार्टिलेज मसल्स होती है जो लैरिंग्स को और ट्रैकिया को जोड़ने का काम करती है। फिर अगला जो है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर सी शेप्ड की जो कार्टिलेज मसल्स होती है जो उसको बाइंड किए हुए होती है। आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो है सी शेप्ड की मसल्स जो है कार्टिलेज मसल इसको कवर किए हुए हैं ट्रैकिया को। ट्रैकिया जो होती है वो जहाँ से डिवाइड होती है उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ट्रैकिया जहाँ से डिवाइड होगी उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ये ब्रोंकाई आगे चल करके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती रहती है। ठीक है, अब ये पोर्शन देखिए आप लंग्स का, ये है राइट पोर्शन और ये है लेफ्ट पोर्शन। ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हुई है यहाँ से ब्रोंक्यूल्स में। फिर ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हुआ है 3 हाल्वों में, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, सिर्फ 2। इसलिए लेफ्ट का जो लंग्स होता है ह्यूमन बींग्स में उसमें 2 हाल्व होते हैं, 1 2। और जबकि राइट वाला लंग्स जो होता है उसमें 3 हाल्व होते हैं, 1 2 3। क्योंकि ये डिवीज़न के बेस पे ऐसा होता है कि राइट लंग्स जो है 3 हाल्व में डिवाइड होते हैं जबकि लेफ्ट लंग्स जो होता है वो 2 हाल्व में डिवाइड होते हैं। ये बात हो गई जो है लंग्स की। अब लंग्स के ऊपर रिब्स होती हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट किए होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव ऑर्गन हम कह सकते हैं रिब्स को, जो
क्या करती हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट किए होते हैं। 12 पेयर्स होती हैं, या मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं जो कवर किए होती हैं लंग्स को। अब नीचे की तरफ एक डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं, इसका भी रोल होता है रिस्पायरेशन में। तो ये बात हो गई जो है ओरली, या आप कह सकते हैं कि डायग्राम के थ्रू इसका नॉमिनेशन हो गया लंग्स का। अब इसकी बात करते हैं वर्किंग ऑफ लंग्स की। वर्किंग ऑफ लंग्स को समझने के लिए हमें 2 स्टेप पढ़ना पड़ेगा। पहला है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को या एयर को इनटेक करना, या हम कह सकते हैं सांस को लेना इंस्पायरेशन होता है, और सांस को छोड़ना या कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना एक्सपायरेशन होता है। तो अब देखिए, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर मूव करता है। यहाँ पे मैंने शो किया है एरो से कि हमारा डायाफ्राम जो है वो नीचे की ओर मूव करता है जब हम इंस्पायरेशन करते हैं। डायाफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा और जो रिब्स होते हैं वो अप और आउट मूव करती हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिब्स जो है वो क्या करेंगी, अप और आउट मूव कर रही हैं। डायाफ्राम क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। डायफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा, रिब्स अप और आउट मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सरफेस एरिया है लंग्स का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। आप देखिए कि पहले इतने में ही था, लेकिन जब जैसे ही हमने इंस्पायरेशन किया डायफ्राम नीचे की ओर आया और रिब्स जो ऊपर की ओर मूव किया, जिसकी वजह से ये लंग्स का जो सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी रिब्स अप और आउट मूव करेंगी, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा। ऐसी कंडीशन में एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया, और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर जो है वो घटेगा। तो आप सोचिए कि बाहर का जो प्रेशर, अभी जान लीजिए कि बाहर का जो कांस्टेंट प्रेशर वो है 760 mmHg। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर बाहर का होता है। और लंग्स का प्रेशर क्या होगा, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। सो सपोज करिए इंस्पायरेशन में डिक्रीज़ होकर के कितना होगा, 758 mmHg। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, 760 mmHg है, अंदर का प्रेशर 750 mmHg है। तो बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो अब क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। मैंने भी डिफ्यूज़न बता रखा है कि डिफ्यूज़न गैसियस मालिक्यूल का या अदर कोई मालिक्यूल्स लाइक वाटर या गैसियस मालिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट ही डिफ्यूज़न कहलाता है। अब यहाँ पे डिफ्यूज़न होगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम हो, तब क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा, यानी बाहर से एयर जो है वो अंदर की ओर चली आएगी। किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू, फिर फायरिंग से, लेयरिंग से, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, तो फाइनली कहाँ पे आ जाएगी, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्वियोलाई ही मेन साइट्स होती है गैसियस एक्सचेंज की। एल्वियोलाई आर रियल साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। इस एल्वियोलाई में आकर के गैसियस एक्सचेंज होगी। तो ये बात हो गई इंस्पायरेशन की। इसी के अपोजिट होता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होगा कि जब हम सांस को छोड़ते हैं उस टाइम पे हमारा जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की ओर मूव करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दिखाया हुआ कि डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करेगा और रिब्स जो है डाउनवर्ड मूव करेंगी। ठीक है, डाउन इन मूव करेंगे, यानी ऊपर से अंदर की ओर जाएंगे रिब्स, और डायफ्राम जो ऊपर की ओर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है एक्सपायरेशन में कि रिब्स डाउन इन मूव करेंगे अंदर की ओर, और डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करेगा, जिससे जो सरफेस एरिया होगा लंग्स का वो क्या हो जाएगा, जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सपोज़ करिए कि बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, 760 mmHg है, और अंदर का प्रेशर जो क्या हो गया, बढ़ गया। सपोज़ करिए 762 mmHg हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो अब क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट। तो अब क्या होगा कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का कम है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा, और अंदर से जो एयर होगी वो बाहर की ओर मूव कर जाएगी। इस तरह एक्सपायरेशन होता है। तो ये हो गई बात इंस्पायरेशन की और एक्सपायरेशन की। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो एल्वियोलाई होते हैं इनके जो संख्या होती है लंग्स में बहुत ज़्यादा होती है। प्रत्येक लंग्स में नियर अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ईच लंग्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वियोलाई, यानी 300 मिलियन एल्वियोलाई की संख्या होती है ईच लंग्स में। तो ये बात हो गई इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। अब एक चीज़ और यहाँ पे जानने की ये है कि जो एयर सैक है, एल्वियोलाई है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता कैसे है। तो आप इसको जानने के लिए मैं आगे आपको डिफ़ाइन करता हूँ। आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो हमारी बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि हमारे ह्यूमन बींग्स में जो
इम्प्योर ब्लड जो होता है वो प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरीज़ में। पल्मोनरी आर्टरीज़ में जो सर्कुलेट होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है। अब सपोज़ करिए कि ये एल्वियोलाई है, इम्प्योर ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू आ रहा है। इम्प्योर ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। और जो हमने फ्रेश एयर ली है वो क्या है, ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब यहीं पर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज। मैंने इसको समझने के लिए यहाँ पर बताया है कि आप ये सपोज़ करिए कि ऑक्सीजन जो है इम्प्योर ब्लड में कम है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और बाहर से जो हमने फ्रेश एयर ली उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो अब क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। यहाँ फ्रेश एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पे चली आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, डिफ्यूज़न के थ्रू यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, डिफ्यूज़न के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, बाहर से ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है अंदर की ओर और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अननेसेसरी होती है वो बॉडी के बाहर रिमूव कर दी जाती है। थैंक यू।